नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य संस्कृतं पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। छात्राः गतकक्षायां नाटककारस्य सामान्यपरिचयक्रमे अहं चर्चा पूर्वार्धरूपेण नाटकोत्पत्ति तथा भास, कालिदास, अश्वघोष तथा शूद्रकस्य रचना विषये कृतवान्। उत्तरार्धरूपेण अद्य चर्चा भविष्यति विशाखदत्त, भारवी इत्यादयः नाटककारस्य रचना विषये तेषां सामान्य परिचयः। छात्रों, नाटक का एक बृहत इतिहास है। संस्कृत वाङ्मय में इनके वादों की चर्चा तो हो ही चुकी है। विभिन्न मत आते हैं, काल संबंधी भी विचार आते हैं, लेकिन नाटककारों का जो कालक्रम है, इन कालक्रम में पिछले दिनों आपने शूद्रक की रचना के बारे में पढ़ा है। शूद्रक की मृच्छकटिक रचना अत्यंत प्रसिद्ध है, जो प्रकरण के रूप में है। अब आगे विशाखदत्त की चर्चा हम देखेंगे। विशाखदत्त का सुप्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस अपने ढंग की अद्वितीय नाट्य रचना है। विशाखदत्त सामंत बटेश्वर के प्रपौत्र तथा महाराज पृथु के पुत्र हैं। विशाखदत्त के स्थिति काल के संबंध में बहुत मतभेद है। डॉक्टर कीथ ने विशाखदत्त को भवभूति का परवर्ती माना है। प्रोफेसर ध्रुव ने विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस में दिए भरत वाक्य पर विचार करते हुए उन्हें 6ठी शताब्दी ईस्वी में विद्यमान माना है। डॉक्टर सत्यव्रत सिंह ने विशाखदत्त के काल निर्णय के संबंध में विभिन्न मतों की विवेचना करने के पश्चात उन्हें 4ठी से 5वीं शताब्दी के अंतर्गत का नाटककार मानना समुचित समझा है। पंडित बलदेव उपाध्याय के अनुसार विशाखदत्त का समय वराह मिहिर के पूर्व 5वीं शती के मध्य में कभी मानना न्याय संगत होगा। इस प्रकार विद्वानों ने मुद्रा राक्षस की शैली एवं सामयिक स्थिति के चित्रण के आधार पर विशाखदत्त का समय 4ठी या 5वीं शताब्दी ईस्वी मानना ठीक समझा है। मुद्रा राक्षस का कथानक इस प्रकार है। सिकंदर महान के आक्रमण के उपरांत नंद वंश के अंतिम राजा को चाणक्य नीति से हटाकर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाता है। राक्षस इस अंतिम राजा का अत्यंत राजभक्त तथा योग्य मंत्री था। राक्षस ने चंद्रगुप्त को राजा मानना अस्वीकार कर दिया और अपने स्वामी का बदला लेने की भावना बनाई, परंतु चाणक्य अपनी चालों से राक्षस को चंद्रगुप्त के पक्ष में लाने में सफल होता है और उसे चंद्रगुप्त का मंत्री बना देता है। विशाखदत्त के बाद भवभूति का स्थान आता है। संस्कृत नाट्य साहित्य में विश्व ख्याति लब्ध महाकवि कालिदास की समकक्षता प्राप्त करने के एकमात्र अधिकारी भवभूति ही हैं। भवभूति ने संक्षिप्त परिचय अपनी महावीर चरित्र कीर्ति में स्वतः दिया है। इनका समय 7वीं शताब्दी का अंतिम काल तथा 8वीं शताब्दी का प्रारंभ है। काश्यप गोत्रीय जतुकर्णी पुत्र पदवाक्य परमाणज्ञ भवभूति विदर्भ देशोत्पन्न है। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था तथा भवभूति इनकी उपाधि है, जो कि इन्हें संबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति ही इस पंक्ति के आधार पर किसी राजा ने प्रदान की थी। दूसरों का मत है
कि इनकी काव्य कला से संतुष्ट होकर भगवान ने ही इन्हें ऐश्वर्य प्रदान किया, जिसमें भगवतो भवात भूतिर्यस्य स भवभूति ही, इस अनवर्थ संज्ञा को इन्होंने प्राप्त किया। तृतीय प्रसिद्धि है तपस्वी कांगतोवस्थामिति स्मरेन्नाननाविव गिरिजायाः स्तनौ वंदे भवभूति सिताननौ। इस पद्य में प्रयुक्त भवभूति के प्रयोग से विद्वानों ने इनको शैव उपासक मानते हुए भवभूति उपाधि प्रदान की। भवभूति की 3 कृतियां उपलब्ध हैं, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। मालती माधव यह 10 अंक का एक विशाल प्रकरण है, पर इसकी कथा काल्पनिक ही है। इसमें मालती व माधव के प्रणय प्रसंग का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। महावीर चरित यह राम कथा से संबंधित नाटक है और इसके 6 अंकों की नाट्यकृति में वीर रस की प्रधानता है तथा कथा संगठन पर पूर्ण ध्यान रखा गया है। उत्तर रामचरित यह 7 अंकों में अनेक नवीनताओं के साथ प्रकट हुआ है। इसमें रामायण का उत्तरार्ध अंकित संबंध में कहा गया है। उत्तर रामचरिते तु भवभूतिर् विशिष्यते। भवभूति के पश्चात श्री हर्ष का स्थान आता है। नाटककार श्री हर्षदेव सम्राट हर्षवर्धन ही हैं। इस संबंध में थोड़ा मतभेद है। इनकी 3 कृतियां प्रसिद्धि प्राप्त है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इनमें रत्नावली नाटिका संस्कृत साहित्य की सफल कृति है। प्रियदर्शिका 4 अंकों की नाटिका है। रत्नावली भी 4 अंकों की नाटिका है। इसमें वत्सराज उदयन और उनकी रानी वासोदत्ता की सेविका सागरिका की रोचक कहानी का वर्णन है। सिंघल देश की राजकन्या रत्नावली दासी का काम करती है। इस रहस्य का उद्घाटन होने पर उदयन और रत्नावली का विवाह हो जाता है। इसका कथानक कौतूहल से पूर्ण, नाटकीय घटना संगठन, अभिनय वर्णन सब वेश विपर्य के दृश्य में चमक उठे हैं। नागानंद में 5 अंक हैं। इनका समय 7वीं शती माना जाता है। श्रीहर्ष के बाद भट्ट नारायण का स्थान आता है। इनका समय 7वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। इनका वेणी संहार नामक नाटक महाभारत की एक कथा के आधार पर निर्मित है। इसमें 6 अंक हैं। वेणी संहार इनकी प्रसिद्धि रचना है। भट्ट नारायण के बाद मुरारी का स्थान आता है। पंडित बलदेव उपाध्याय ने इनका समय 8वीं शतक के उत्तरार्ध में माना है। इनका अनर्घ राघव सुप्रसिद्ध राम कथा से संबंधित नाटक है। इनकी उपाधि बाल वाल्मीकि थी। यह वीर और अद्भुत रस युक्त 7 अंक का नाटक है। मुरारी के बाद शक्तिभद्र, ये केरल के निवासी तथा आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य माने जाते हैं। इनका समय 800 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनका सुप्रसिद्ध नाटक आश्चर्य चूड़ामणि है। शक्तिभद्र के बाद दामोदर मिश्र का नाम आता है। इनकी नाट्यकृति हनुमान नाटक एक महानाटक है। आनंदवर्धन द्वारा उद्धृत हनुमान नाटक के पद्यों से इसका रचना काल 850 ईस्वी के पूर्व माना जाता है। इसमें हनुमान जी का उदार चरित्र वर्णित। क्षेमेश्वर, इनका समय 900 ईस्वी के आसपास है। इनके 2 प्रसिद्ध नाटक हैं, नैषधानंद और चंड कौशिक। प्रथम में नलोपाख्यान को उपजीव्य बनाया गया है और दूसरे में सत हरिश्चंद्र की पौराणिक कथा। राजशेखर, इनका समय 10वीं शताब्दी का प्रारंभ है। इनके 4 रूपक उपलब्ध होते हैं, बाल रामायण, बाल भारत, विद्धशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी। प्रथम नाटक
राम कथा से और द्वितीय महाभारत से संबद्ध है। तृतीय रूपक शास्त्रीय दृष्टि से नाटिका है। कर्पूर मंजरी एक षट्टक है जिसकी रचना प्राकृत भाषा में है। राजशेखर के बाद दिंगनांग का नाम आता है। इनका कुंदमाला नाटक 1000 ईस्वी के लगभग की रचना है। राम कथा से संबंधित कुंदमाला में राम के राज्याभिषेक से सीता निर्वासन तक पृथ्वी द्वारा सीता की पवित्रता की घोषणा और राम से पुनर्मिलन की कथा यहाँ वर्णित है। इसमें करुण रस की मार्मिक व्यंजना है। दिंगनांग की शैली सरल, सुबोध, प्रसाद गुण संपन्न एवं प्रांजल है। दिंगनांग के पश्चात कृष्ण मिश्र का नाम आता है। इनका 11वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग रचित प्रबोध चंद्रोदय प्रतीकात्मक नाटक है। इनका यह नाटक बहुत लोकप्रिय हुआ और प्रवर्ती संस्कृत नाटककारों ने इसके अनुकरण पर रूपकों की रचना की। उसके बाद जयदेव का स्थान आता है। इनका समय 1200 ईस्वी के लगभग है। ये गीत गोविंद कार जयदेव से भिन्न है। इनका प्रसन्न राघव नाटक राम कथा से संबंधित है जिसमें 7 अंक हैं। इस प्रकार आपने देखा कि नाटककारों का एक क्रम है, एक सिलसिला है जिसमें भास से लेकर जयदेव तक 16 नाटककारों की नामावली आती है, जिसकी सामान्य चर्चा, उनके की रचना का सामान्य परिचय आपके बीच प्रस्तुत किया गया। संस्कृत में नाटक साहित्य का सृजन 12वीं शती से अद्यावधि निरंतर हो रहा है। हमने संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककारों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। रंगमंच के अभाव में परवर्ती काल में संस्कृत नाटक का निश्चय ही ह्रास हुआ है, लेकिन आज के समय में भी नाटकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही यह संस्कृत जगत से इतर जगत में प्रसारित हुआ है, चलचित्र आदि का भी स्थान लिया है, लेकिन संस्कृत नाटककारों की अहम भूमिका नाट्य जगत में प्राप्त होता है, जिस पर हमें स्वाभिमान करना चाहिए और इनके ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।